हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम बात करेंगे पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये तुम्हारा इलेक्ट्रोस्टैटिक का लेक्चर जो है उसका कंटिन्यूशन होगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम डायपोल के बारे में बात कर रहे हैं। डायपोल हमें चैप्टर 1 में जो है स्टडी कर चुके हैं डायपोल, ठीक है। इलेक्ट्रिक डायपोल, डायपोल का डेफिनेशन वैसे तुम्हें पता है। डायपोल बहुत बार मैंने यूज किया। डायपोल क्या है? एक पॉजिटिव चार्ज, अगर ये प्लस क्यू है तो उसके साथ नेगेटिव चार्ज होगा और सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस ट्वाइस है। वैसे डायपोल का टॉपिक चल रहा था, उससे पहले भी मैंने डायपोल के लिए इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकाला था आर्बिट्ररी पॉइंट पे, है ना। तो यहाँ पे हम जो निकालने वाले हैं वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी किसके लिए निकालेंगे? डायपोल के लिए। कहाँ पे? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए अगर तुम देखो यहाँ पे जो टॉपिक है मेरा, अगर मैं पोटेंशियल एनर्जी को मैं हटा देता हूँ, अगर पोटेंशियल एनर्जी चार्ट को मैं हटा दे रहा हूँ, तो हमारे पास ऐसा है कि डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना, वो तुमने चैप्टर 1 पे पढ़ के रखे हो, याद आया? चैप्टर 1 पे हमारे पास ऐसे था एक सिचुएशन की एक इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म ऐसे अप्लाइड था और एक डायपोल जो था ऐसे था, माइनस क्यू प्लस क्यू। मान लो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है, तो ये ऐसे माइनस माइनस क्यू टू प्लस क्यू जो है वो डायपोल मोमेंट का डायरेक्शन होता है। तो ये जो एंगल कर रहे हैं थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन पी एंड ई, याद है ना। तो वहां पे हमने क्या किया था? वहां पे हमने कहा था कि अगर यहाँ पे ऐसे एक डायपोल को तुमने इंक्लाइन करके रख दिया हो इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है, ठीक है, तो एक फोर्स यहाँ पे लगेगा इस डायरेक्शन में, प्लस चार्ज है, लाइन से फोर्स ऐसे जा रहा है, प्लस क्यू, और माइनस है ये ऐसे लगेगा, माइनस क्यू, एक फोर्स ऐसे लगेगा, है ना, ये माइनस चार्ज के लिए। तो इसके लिए हमने क्या निकाला था, याद है? यहाँ पे हमने ये स्टडी की थी, अगर हमारे पास एक डायपोल है और उसको मैंने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड पे रख दिया, तो क्या होता है कि जो डायपोल है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाता है। मतलब देयर इज अ टॉर्क एक्टिंग ऑन द डायपोल। इस सिचुएशन में अगर मेरा टॉपिक यह है कि डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस सिचुएशन में क्या होता है कि देयर इज अ टॉर्क, एक टॉर्क एग्जिस्ट करता है। इसका पूरा डेरिवेशन जो है मैंने चैप्टर 1 पे करवा दिया था। एट द सेम टाइम मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि वहां पे मैंने मेंशन किया था कि इसका जो नेक्स्ट होगा पोटेंशियल एनर्जी, वो मैं चैप्टर 2 पे करवा दूंगा। ऐसे चैप्टर 1 का बहुत सारा टॉपिक है जहां पे मैंने बार बार चैप्टर 2 का रेफरेंस दिया था। तो ये भी वही वाला टॉपिक है जो मैंने पहले हेडिंग दिया था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल, ठीक है। अब पोटेंशियल एनर्जी को मैंने हटा दिया। मैंने कहा कि डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ऐसे वाला कुछ सिचुएशन था। हमें पता था कि डायपोल को अगर हमने यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रखा तो एक टॉर्क एग्जिस्ट करता है, और जो टॉर्क है उसका वैल्यू कितना होता है? पीई साइन थीटा। ई क्या है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। पी क्या है? पी तुम्हारे तुम्हारे पास है जो पी, वो है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, जो कि इस केस में ये अगर डिस्टेंस ट्वाइस ए है, प्लस क्यू टू माइनस क्यू का डिस्टेंस अगर ट्वाइस ए है, तो ये क्या होगा? क्यू इंटू ट्वाइस है, मतलब ट्वाइस ए क्यू, ऐसे मैं लिख सकता हूँ। और थीटा क्या है? थीटा इज द एंगल बिटवीन पी वेक्टर एंड ई वेक्टर। तो ये बस एक रिपीटेशन है जो हमने पहले, बहुत पहले, जो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक के लेक्चर में मिल जाएगा, जो कि मैंने ये निकाला था कि टॉर्क का एक्सप्रेशन निकाला था। कब ये निकलता है? जब तुम एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे, ठीक है। तो उसी का एक्सटेंशन है अब। तब देखो हमारा टॉपिक जो है वो है पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ये हमारा टॉपिक था। तो एक चीज तो हमें पता है कि अगर हम डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख देते हैं, तो उस डायपोल के ऊपर ना इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से एक टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। जो टॉर्क है उसका काम क्या होगा? वो डायपोल को ना इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन कर देगा। फिर से एक बार डायग्राम में ड्रॉ कर रहा हूं। मान लो ये मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है और तुम्हारे पास जो डायपोल है वो ऐसे है, ये माइनस क्यू चार्ज है, ये प्लस क्यू चार्ज है, सेपरेटेड बाय डिस्टेंस ऑफ ट्वाइस है, ठीक है। और ये वाला एंगल जो है वो थीटा है। थीटा किसका एंगल था वैसे? ये पी है और ये ई है, माइनस क्यू टू प्लस क्यू। पी का डायरेक्शन होता है स्मॉल पी, लिखा मैंने। अब देखो यहाँ पे नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है डायपोल का, अगर ऐसे सिचुएशन में रखे हो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन पे अलाइन हो जाता है, स्टेबल इक्विलिब्रियम जो होगा मेरे पास, ठीक है।
अब देखो, अब मैं पोटेंशियल एनर्जी की बात कर रहा हूं। अब यहाँ पे बात मतलब पोटेंशियल एनर्जी को लेके हो रहा है, ऐड कर दिया मैंने, ये वाला टर्म ऐड कर दिया। अदरवाइज हमें क्या पता था, हमें इतना पता था कि इस सिस्टम में टॉर्क एग्जिस्ट करेगा जो कि होगा पीई साइन थीटा। तो देखो टॉर्क इक्वल टू पी साइन थीटा कैसे आया ना, तो इस डेरिवेशन में हम ये वाला चीज डेराइव नहीं करने वाले, इसको हम डायरेक्ट यूज करेंगे। क्लियर है? और वैसे इसका डेरिवेशन मैंने करवा दिया था चैप्टर 1 में, ठीक है, वो तुम देख चुके होगे। अगर नहीं देखे हो तो एक बार चेक कर लो, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा इलेक्ट्रोस्टैटिक वाला। ठीक है, तो चलो आगे बात करते हैं। इस सिचुएशन में हमें इतना इंफॉर्मेशन है, तो अब पोटेंशियल एनर्जी मतलब देखो पोटेंशियल एनर्जी निकालना है। अगर तुमने पोटेंशियल एनर्जी मतलब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का पहले वाला जो लेक्चर है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के ऊपर जो फर्स्ट लेक्चर है, वहां पे अगर तुमने मुझे फॉलो किया तो वहां पे तुम देखना कि मैंने पोटेंशियल एनर्जी से स्टार्ट किया था और मैंने बताया था कि पोटेंशियल एनर्जी जो होगा वो तुम इसका पोजीशन चेंज करोगे, इसका कॉन्फ़िगरेशन चेंज करोगे। और मैंने बार बार ये समझाने की कोशिश की थी कि पोटेंशियल एनर्जी होगा तो यू हैव टू डू सम वर्क। पोटेंशियल एनर्जी अगर होगा तो वो ड्यू टू द वर्क होगा, जो वर्क तुम डन करोगे ना वही उसमें सिस्टम में पोटेंशियल एनर्जी के हिसाब से स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम क्या करने वाले हैं, पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहते हैं इस सिचुएशन के लिए, तो वी हैव टू डू सम वर्क। तो वर्क क्यों करना पड़ रहा है, इस सिस्टम में वर्क क्यों करना पड़ रहा है? तो देखो अगर सिचुएशन ऐसा है कि इसका जो टॉर्क होगा ये वाला, ये इस डायरेक्शन में इसको खींचने मतलब खींचेगा ऐसे, है ना, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड के तरफ मतलब तरफ से वो अलाइन करने की कोशिश करेगा इस डायरेक्शन में। तो अगर तुम चाहते हो कि इस सिस्टम को थोड़ा सा ऐसे ले जाओ, इस सिस्टम को ऐसे ले जाओ, तो मतलब तब क्या होगा, मतलब इस टॉर्क के अगेंस्ट पे तुम्हें वर्क करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना? जैसे कि मैंने बताया था कि एक प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और एक प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है। नेचुरल टेंडेंसी क्या होता है, ऐसे जाएगा, तो इसमें जो फोर्स होगा वो तो क्यू नॉट इंटू ई होता है, बट तुम इस चार्ज को यहाँ पे लाना चाहते हो तो कैसे लाओगे? तो मैंने कहा कि dx करके लाओगे, थोड़ा थोड़ा करके, और बाद में इंटीग्रेशन कर देंगे। और वो छोटा लेंथ के लिए हम कहते हैं कि ये वाला जो चार्ज मतलब फोर्स होगा इस चार्ज में, इस साइड में, वो इस साइड में छोटा सा डिस्प्लेसमेंट के लिए सेम ही फोर्स होगा। इसका टोटल इलेबोरेशन मैंने वहां पे बता दिया। ठीक है, तो इस चीज को मैंने इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जब मैंने स्टार्ट किया था चैप्टर 2, तब मैंने इस चीज को बहुत इलेबोरेटली डिस्कस किया हुआ। ठीक है, तो आई होप कि तुम समझ रहे हो। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम में नेचुरल टेंडेंसी जो टॉर्क हमने एक्सप्रेशन निकाला था पहले, तो इस सिस्टम में जो टॉर्क होता है ना, वो उसका नेचुरल टेंडेंसी होता है कि इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम में रख दे। स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम मैंने बता दिया था 0 डिग्री और पाई के बारे में। ठीक है, मैं बार बार कह रहा हूं कि मैंने बता दिया, इसका मतलब अगर तुमने देखा नहीं है ना तो वो वीडियो देख लेना। ठीक है, तो मैं दो वीडियोस के बारे में बात कर रहा हूँ। एक तो है कि चैप्टर 1 में इलेक्ट्रोस्टैटिक में ये वाला एक्सप्रेशन जहाँ पे निकाला, वहां पे मैंने स्टेबल इक्विलिब्रियम, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम सारी बात बता दिया। ठीक है, और एक बात कह रहा हूँ कि इसमें जो वर्क डन करना होता है, तो वर्क डन का टोटल कॉन्सेप्ट जो है मैंने इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी जब चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट की थी तो वहां पे मैंने बताया था, शायद लेक्चर नंबर 13 होगा, मे भी देख लेना एक बार। ठीक है, वहां पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऐसे कुछ लिखा हुआ है। तो देखो यहाँ पे मैं ये बताना चाहता हूँ कि सिस्टम, ये जो सिस्टम है उसमें जो टॉर्क लगता है तो वो उसका नेचुरल टेंडेंसी होगा ऐसे इसको अलाइन कर दिया अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट अगर हम इस सिस्टम को उल्टा ऐसे इंक्लाइन करना चाहते हैं, ठीक है, ऐसे करना चाहते हैं, मान लो यहाँ पे माइनस क्यू हो गया और ये प्लस क्यू हो गया, तो ये तो ऐसे जाना चाहता था बट तुमने इसको ऐसे हटा दिया, है ना? तो ऐसे तो तुम हटा नहीं पाओगे, यू हैव टू डू सम वर्क, है ना? ऐसे तो तुम ऐसे, ये नेचुरल टेंडेंसी है, अब तुम ऐसे हटाना चाहते हो तो ऐसे टॉर्क खींच रहे हो, उसके अगेंस्ट में तुमने हटाया इसको। क्लियर है ना? तो इसके एक्सप्रेशन निकालना है, कैसे निकालूं? तो इसके लिए मैंने अभी क्या रेफरेंस दिया, अभी ये रेफरेंस दिया कि तुम्हारे पास अगर प्लस क्यू सोर्स चार्ज है और प्लस क्यू नॉट टेस्ट चार्ज है यहाँ, तो नेचुरल टेंडेंसी इस डायरेक्शन में होगा, ये इसको इस डायरेक्शन में फोर्स देगा कितना, F इक्वल टू क्यू नॉट इंटू ई, है ना? बट तुम क्या चाहते हो, तुम चाहते हो कि इस पॉइंट से इसको इस पॉइंट पे लाया जाए,
तो ये कह रहा हूं मैं, जब मैंने ये वाला एक्सप्रेशन निकाला तो कैसे निकाला था, मैंने कहा कि लेट अस कंसीडर कि इस पॉइंट ए पॉइंट बी पॉइंट मान लो dx डिस्प्लेसमेंट पहले दिया, स्मॉल डिस्प्लेसमेंट दिया, ठीक है। तो इसमें ये कहना चाहता हूं कि डायरेक्ट इसको इस ऐसे नहीं लाए हो तुम, मान लो इसको तुमने थोड़ा सा ये रब कर दूं, मान लो इसको तुमने थोड़ा सा ऐसे किया, थोड़ा सा हल्का सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, कितना डी थीटा। यहाँ पे तो एक्स के बारे में बात नहीं हो रहा है, यहाँ पे तो लीनियर मोशन हो नहीं रहा है, रोटेशनल मोशन हो रहा है ना, टाउ आ रहा है, टॉर्क आ रहा है, समझ रहे हो ना। तब देखो मैंने क्या कहा कि इसको थोड़ा सा तुमने रोटेट करवाया, तो थोड़ा सा तुमने रोटेट करवाया बट इसी टॉर्क के अगेंस्ट में रोटेट करवाया, क्लियर है ना। देखो ये पिक्चर क्लियर है ना, बार बार मैं इसी को रेफरेंस दे रहा हूं कि ये प्लस क्यू है और ये प्लस क्यू नॉट है, इसको तुमने ये इस पॉइंट पे है, सॉरी ये ए पॉइंट, मान लो ये पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, फोर्स लग रहा है क्यू नॉट इंटू ई, बट इसको तुम यहाँ पे कहीं पे लाना चाहते हो इस डिस्टेंस पे, आर डिस्टेंस पे, तो कैसे लाओगे, तुम पहले कहोगे कि यहाँ से मैंने छोटा सा डिस्प्लेसमेंट दिया इतना, है ना। तो इस डिस्प्लेसमेंट के लिए वर्क डन तुम क्या लिखते हो, डी डब्ल्यू इक्वल टू एफ डॉट डी एक्स, ऐसे कुछ लिखते हो, है ना। बट फोर्स तो तुमने इस डायरेक्शन में जो फोर्स दिया ये मैकेनिकल फोर्स था, है ना, ये एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। फिर मैंने कहा कि मैकेनिकल फोर्स और ये सेम होता है, बस डायरेक्शन ऑपोजिट होता है, मैकेनिकल फोर्स इस साइड में और तुम्हारा जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो उस साइड, डायरेक्शन ऑपोजिट है बट मैग्नीट्यूड इतने लेंथ के लिए सेम ही होगा, क्लियर है ना। तो इसमें भी सेम करेंगे। तो मैं क्या कहना चाहता हूं कि इस सिस्टम में अगर तुमने डी थीटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट दिया, कहां से, ये थीटा एंगल था, इससे थोड़ा सा डी थीटा एंगल डिस्प्लेसमेंट दिया, तो डी डब्ल्यू कितना होगा, स्मॉल वर्क डन, डी डब्ल्यू जो होगा वो स्मॉल वर्क डन होगा। तो ये रब कर दे रहा हूं फिर से, आई होप ये वाला चीज तुम समझ गए हो। तो स्मॉल वर्क डन जो होगा, टॉपिक को मैं रब कर दूं, टॉपिक तो तुमने लिख लिया होगा। तो इस सिस्टम के लिए जो मेरे पास स्मॉल वर्क डन होगा, स्मॉल वर्क डन फॉर ए स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डी थीटा, स्मॉल एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, ये कितना होगा, टाउ डी थीटा होगा। ये रोटेशनल मोशन में तुम पढ़ चुके हो, टाउ डी थीटा होगा, ठीक है। तो टाउ डी थीटा, टाउ कितना है तुम्हारे पास, पीई साइन थीटा डी थीटा। तो तुम्हें क्या निकालना था, देखो जो टॉपिक था वो था कि पोटेंशियल एनर्जी था, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ ए डायपोल था इन ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड तो यूनिफॉर्म है, इसका वैल्यू चेंज नहीं हो रहा है। तो पोटेंशियल एनर्जी के लिए हमें क्या निकालना था, वर्क डन निकालना था। तो इस सिस्टम के लिए वर्क डन, पहले हमने ये जानने की कोशिश की इस सिस्टम में वर्क डन क्यों करना पड़ रहा है, क्योंकि इस सिस्टम का नेचुरल टेंडेंसी होगा ऐसे रोटेट होना along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। बट तुम क्या चाहते हो, तुम इसको किसी भी एक आर्बिट्ररी एंगल से, मान लो किसी भी एक आर्बिट्ररी एंगल है, ये यहाँ पे था मान लो पहले माइनस क्यू प्लस क्यू, और ये वाला जो एंगल था वो थीटा 1 था, तो ये एक आर्बिट्ररी एंगल है, और इस एंगल से तुम मान लो यहाँ पे कहीं पे लाना चाहते हो माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाला जो एंगल है ये पूरा इतना, ये थीटा 2 है, ठीक है। अब तुम समझ रहे हो यहाँ पे क्या कर दिया सर ने, इतना फिर से एक बार ड्रॉ कर ही लेता हूँ, तुम समझ जाओगे। मतलब मैंने कहा मेरे पास एक सिस्टम था, मान लो ऐसे था डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू, ये थीटा एंगल पे था, और इसको इस सिस्टम को मैंने रोटेट करवा के माइनस क्यू प्लस क्यू यहाँ पे लाया, अब एंगल कितना हो गया, थीटा 2। तो एक्चुअली इनिशियली कितना था, थीटा 1, और कहां तक लाया, थीटा 2। बट कैसे लाया, कैसे लाया, तो मैं कह रहा हूं कि स्मॉल वर्क डन कर करके लाया। तो मान लो स्मॉल वर्क डन करते 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 एक स्टेज में इसका एंगल हो गया थीटा, तो इसलिए मैंने कहा कि पहले ये वाला एंगल था माइनस क्यू प्लस क्यू, ये वाला एंगल कितना था, थीटा। अब तुम्हें क्या थीटा तक लाना है, नहीं, तुम्हें तो थीटा 2 तक लाना है, और भी वर्क डन करना पड़ेगा, है ना। तो मैंने कहा कि यहाँ पे मान लो थोड़ा सा एक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ले लेते हैं, थोड़ा सा, क्लियर है। ये वाला डायग्राम जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, इतना कॉम्प्लिकेटेड डायग्राम तुम्हें एग्जाम में ड्रॉ नहीं करना है, पहली बार। तुम्हें जो एग्जाम में ड्रॉ करना है वो तो सिर्फ ये, इसको दिखाने से हो जाएगा। ऐसे तुम दिखा दो, ये माइनस क्यू है, ये प्लस क्यू है, ये थीटा है, ये ई है, ठीक है। और तुम यहाँ पे एक छोटा सा एंगल ये दिखा दो, माइनस क्यू
और प्लस क्यू, और ये डी थीटा है। बस इतना डायग्राम ड्रॉ करने से हो जाएगा। बस बात को समझो, मैं क्यों इतना कॉम्प्लिकेटेड करके दिखा रहा हूँ, वो तुम्हें समझाने के लिए कि एक्चुअली क्या थीटा एंगल पे था सिस्टम पहले? नहीं था। तो कहां पे था? थीटा वन एंगल पे था। मान लो यहाँ पे कहीं पे था, ये एंगल क्या है? थीटा वन। अब जो मैं ड्रॉ किया ये तुम्हें ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, बट समझने की जरूरत है इसको, ठीक है। तो सिस्टम ऐसे था, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। पहले कहा था? पहले जो एंगल था ये थीटा वन था, माइनस क्यू प्लस क्यू। बाद में कितना होने वाला है? बाद में थीटा टू होने वाला है एंगल। मान लो थीटा टू यहाँ पे कहीं पे होगा, तो क्या डायरेक्टली हो जाएगा? तो नहीं। कैसे होगा? इसको थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दिया, फिर और थोड़ा सा दिया, फिर और थोड़ा सा दिया, थोड़ा थोड़ा करते 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 तुमने थीटा वन से थीटा टू पहुंच गए। तो मान लो थोड़ा थोड़ा करते करते तुम यहाँ तक पहुंच गए। तो मैंने कहा कि यहाँ पे जो एंगल हो रहा है ये कितना हो रहा है? थीटा हो रहा है। अब नेक्स्ट बात है कि थीटा तक जाना है क्या? तो तुम कहोगे यहाँ तक नहीं सर, यहाँ तक जाना। तो नेक्स्ट कैसे जाओगे? फिर से थोड़ा सा डिस्प्लेसमेंट दोगे और थोड़ा दोगे, ऐसे करते हुए जाओगे ना, ठीक है। तो थीटा क्या था? मैंने थीटा को इंटरमीडिएट स्टेज मान लिया था। थीटा तक जाना था? नहीं, थीटा तक जाना नहीं था, और भी जाना है। कितना? थीटा टू तक, ठीक है। कहां से जाना है? थीटा वन से, यहां से, यहां से, ठीक है। तो एक्चुअल जो तुम डायग्राम ड्रॉ करोगे वो क्या होगा? उसमें थीटा वन और थीटा टू हम वैसे लिख देंगे, ऐसे डायग्राम ड्रॉ करने की जरूरत है नहीं, बट समझने की जरूरत है। जो थीटा है यहाँ पे, जो थीटा इंडिकेट कर रहा हूँ वो क्या है? वो इंटरमीडिएट कोई स्टेज होगा, पहुंचते पहुंचते यहाँ तक पहुंचा। फिर से कह रहा हूँ कि ये मेरे पास चार्ज था, ये मेरे पास क्यू नॉट चार्ज था, और एक्चुअली क्यू नॉट कहाँ पे था? इंफिनिटी पे था। तो मैंने कहा था यहाँ पे इतना डिस्टेंस एक्स है। क्या एक्स तक लाना था? एक्स तक लाना नहीं था। लाना कहाँ तक था? लाना यहाँ पे था। मान लो ए पॉइंट पे लाना है, ये डिस्टेंस आर है, आर डिस्टेंस तक लाना था। तो एक्स तक तुम लाए हो। अब समझ में आ गया क्या कहना चाहता हूँ? थीटा तक तुम ला चुके हो, बट थीटा इज नॉट द डेस्टिनेशन, थीटा टू इज द डेस्टिनेशन। कहां से? इस चार्ज को इंफिनिटी से यहाँ पे थीटा वन एंगल से कहां तक? थीटा टू एंगल तक। इस चार्ज को, इस वाले केस में इस चार्ज को माइनस से। ये जो रेफरेंस दे रहा हूं इसका वीडियो में डिस्कस कर चुका हूं, बार बार कह रहा हूं, ठीक है। अगर जिसने देखा होगा उसको क्लियर समझ में आ रहा होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं, और जिसने नहीं देखा तो काइंडली देख लो इसको, तो फंडा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। बहुत देखो, एक्चुअली मैं अगर डायरेक्ट मैथमेटिकली इसको कर दूं ना, तो अब तो दो लाइन में हो ही जाएगा, बट ये वाला चीज सबको समझ में नहीं आता। मतलब क्या है थीटा, क्या है डी थीटा, क्या है थीटा वन थीटा टू, क्या था एक्चुअली, ठीक है। तो चलो, आई होप कि अब तुम समझ गए हो। तो इस सिस्टम में तुम्हारे पास जो अब डी डब्ल्यू हुआ वो तो पी साइन थीटा डी थीटा हो गया। तो ये तो हो ही गया, तुम्हारा प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब तो एक्सप्रेशन निकल जाएगा। तुम्हें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन निकालना। देयरफॉर टोटल वर्क डन कितना होगा? W कितना? 0 टू W डी डब्ल्यू, ठीक है। तो 0 टू डी डब्ल्यू का वैल्यू कितना है? PE साइन थीटा डी थीटा, और यहाँ पे कहां से? थीटा वन से लेके थीटा टू तक। क्लियर है? ये डायग्राम मैं रफ कर रहा हूं। अब तो सिंपल इंटीग्रेशन है, तुम कर दोगे। सिंपल इंटीग्रेशन है, बहुत ही छोटा सा टॉपिक है, बस वो वाला चीज को तुम्हें समझना है कि थीटा वन थीटा टू और डायग्राम को, ठीक है। तो देख लो यहाँ पे नेक्स्ट क्या होगा? P कांस्टेंट है, E कांस्टेंट है, तो PE तो बाहर निकल गया। इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा डी थीटा रहता है यहाँ पे थीटा वन टू थीटा टू, ठीक से लिख लो थीटा टू। तो तुम्हें पता है इंटीग्रेशन ऑफ साइन थीटा क्या होता है? माइनस कॉस थीटा होगा, तो माइनस PE लिखूं मैं यहाँ पे, और ये हो जाएगा कॉस थीटा, और लिमिट तुम्हारे पास थीटा वन टू थीटा टू। तो देखो कितना हो रहा है तुम्हारे पास? माइनस PE कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा हुआ, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इतना मैथमेटिक्स तुम्हें भी आता है। तो ये जो टोटल वर्क डन होगा वही तो पोटेंशियल एनर्जी होगा इस सिस्टम में स्टोर होके, है ना। तो ये तुम्हारे पास एक्सप्रेशन आ गया। अब अगर कोई सिचुएशन ऐसा है, अगर मेरे पास सिचुएशन ऐसा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है, और तुम्हारे पास डायपोल जो है ना, जो तुम्हारे पास डायपोल है इनिशियली यहाँ इसी पे था, मतलब माइनस क्यू ये है और प्लस क्यू यहाँ पे है। तो इनिशियल यहाँ पे तो मतलब थीटा वन कितना बता रहा हूं मैं? 0 डिग्री। और फिर तुमने यहाँ पे थीटा टू को ऐसे कर दिया, ये माइनस क्यू है और ये प्लस क्यू है, तो इतना एंगल थीटा टू। मान लो थीटा टू को मैं अब कह रहा हूँ थीटा, क्यों कह रहा हूँ कि थीटा वन तो एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, 0 है,
तो थीटा टू को क्या कहा मैंने, थीटा। क्लियर है? तो अब देखो इस केस में, इस डायग्राम के लिए यहाँ पे कितना होगा, केस वन में लिख रहा हूं, केस वन, इस केस में पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा कि माइनस पीई, थीटा टू को मैं लिख रहा हूं थीटा माइनस कॉस ऑफ 0 डिग्री, कॉस 0 डिग्री कितना होता है 1 होगा, तो माइनस पीई कॉस थीटा माइनस 1 हो गया। क्लियर? तो ये केस बनाया मैंने इस तरीके से। ठीक है, अब मान लो तुम्हारे पास सिचुएशन कुछ ऐसा है कि ये तुम्हारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड है डायरेक्शन, और ये तुम्हारे पास प्लस क्यू और माइनस क्यू ऐसे है डायरेक्ट, तो ये P हो गया और ये एंगल कितना हो गया 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको कहीं और हटाना है किसी और एंगल में, इनिशियल मतलब ये कहना चाहता हूँ थीटा वन कितना है, तो थीटा वन पाई बाई 2 है या फिर 90 डिग्री है, और थीटा टू कोई भी आर्बिट्ररी एंगल पे लेना चाहते हो, लेट अस कंसीडर कि थीटा पे लेना चाहते हो कोई भी आर्बिट्ररी एंगल। ठीक है, तो मान लो यहाँ पे कहीं पे तुमने हटा दिया थीटा टू, कितना भी एंगल हो उसको मैंने थीटा टू को कितना लिख दिया थीटा, तो ये हमारे पास एक्सप्रेशन है, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन तो ये है, यहाँ पे तुम पुट कर दो और देख लो कितना आंसर होगा। अगर इनिशियली जो है डायपोल अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ परपेंडिकुलर होता है और फाइनली हम इसे किसी भी एक एंगल में, लेट अस कंसीडर कि वो एंगल कितना है, फाइनल एंगल थीटा करते हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, तो पोटेंशियल एनर्जी होगा माइनस पीई ब्रैकेट ये कॉस थीटा, थीटा टू को मैंने थीटा लिखा, और माइनस कॉस पाई बाई 2 मतलब 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री 0 होगा, है ना, तो यहाँ पे आंसर कितना होगा माइनस पीई कॉस थीटा। ये तुम्हारे पास केस 2 है। केस 1 पे मैंने क्या पकड़ा, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड पकड़ा, जिसकी वजह से हमारे पास थीटा 1 जो है वो तो 0 डिग्री हो गया, थीटा 0 होने से कॉस 0 का वैल्यू 1 होगा, तो इतना आंसर हो रहा है हमारे पास। नेक्स्ट मैंने क्या कहा कि अगर डायपोल जो है वो परपेंडिकुलरली अलाइंड है किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो इनिशियल एंगल कितना हो गया 90 डिग्री, फाइनली कोई सा भी एंगल ले लो, यहाँ पे जैसे कि फाइनली मैंने एक एंगल लिया थीटा, यहाँ पे भी थीटा टू को मैंने थीटा रखा। तो इस हिसाब से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आया वो है माइनस पी कॉस थीटा। ये सारा चीज मैं रब कर रहा हूँ, आई होप कि तुमने डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है। तो तुम्हें पता है डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, ए डॉट बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा, तो यहाँ पे क्या होगा पी डॉट ई। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी पी, यहाँ पे भी पी, तो कंफ्यूज मत होना, ये तो पोटेंशियल एनर्जी है, ये डायपोल मोमेंट है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी है, देखने में सेम लग रहा है पीई, ये पोटेंशियल एनर्जी है, लिख देता हूं, ये क्या है डायपोल मोमेंट डॉट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। क्लियर? तो आई होप कि तुम समझ चुके हो, मतलब सिचुएशन क्या था, देखो ये चैप्टर 1 और चैप्टर 2 एक साथ कंबाइंड था एक्चुअली, बट चैप्टर 1 में हमें पोटेंशियल नहीं मिला था, इसलिए मैंने उस टाइम पे जो मैंने वीडियो लेक्चर बनाया था वो ये बताया था कि तुमने डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दिया तो क्या होगा, तब एक टॉर्क एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, और लीनियर मतलब ट्रांसलेशनल जो मोशन है, मतलब फोर्स जो है वहां पे टोटल फोर्स 0 होगा। ठीक है, वो मैंने वहां पे बता दिया था, बट पोटेंशियल एनर्जी हमने पढ़ा नहीं था चैप्टर 1 पे, कोई टॉपिक ऐसे मेंशन नहीं था, इसलिए मैंने ये वाला टॉपिक वहां पे नहीं करवाया। बट यहाँ पे हमें इस टॉपिक को करने के लिए हम डायरेक्ट ये लिख देंगे कि टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा, इस एक्सप्रेशन को हम डिराइव नहीं करेंगे। क्लियर है? नहीं करना है, तुम्हें डायरेक्ट इसको अप्लाई करना है। अगर सिर्फ टाउ इक्वल टू पी साइन थीटा का एक्सप्रेशन आ रहा है एग्जाम पे, तो वो तो मैंने करवा दिया, वहां से कर लेना। चलो पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर कुछ न्यूमेरिकल कर देते हैं। वैसे बहुत सारा प्रॉब्लम तो करवाया मैंने पोटेंशियल और पोटेंशियल एनर्जी के ऊपर। मान लो मेरे पास एक सिचुएशन ऐसा है, देखो एक क्वेश्चन है, ऐसा एक ट्राइंगल है, ठीक है, आइसोसेलेस ट्राइंगल, मान लो ये वाला साइड है ट्वाइस है, ये वाला साइड है ट्वाइस, ठीक है, डायग्राम के साथ शायद नहीं मिल रहा है, और ये वाला ए है, दिखने में तो इक्विलेटरल ट्राइंगल लग रहा है ना। तो लेट अस कंसीडर कि ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें ये दोनों साइड सेम है, और ये है ए, ये ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, ये ए है, तो अपने ढंग से डायग्राम बना लेना। और यहाँ पे एक चार्ज है माइनस क्यू, यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू, और यहाँ पे एक चार्ज है प्लस क्यू। तो ये ट्राइंगल है, वर्टिसेस में 3 चार्ज दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस तुम्हें
दिखाई दे रहा है कि कैसा है। तो तुम्हें क्वेश्चन पूछ रहा है व्हाट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, इस सिस्टम के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा। तो कैसे करोगे, पोटेंशियल एनर्जी के लिए कैसे करोगे। देखो पहले तो पोटेंशियल एनर्जी वाला प्रॉब्लम मैंने करवाया था, मैंने तुम्हें बताया था कि तुम्हें देखना पड़ेगा कि कितना कितना कॉम्बिनेशन हो सकता है। मतलब अगर ये चार्ज है, इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा, है ना, इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी होगा और इन दोनों के लिए भी पोटेंशियल एनर्जी होगा। मतलब ऐसे लिखूंगा मैं, पोटेंशियल एनर्जी 1 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 2 प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3। चार्जेस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए तुम्हारे पास पोटेंशियल एनर्जी पता होना चाहिए। अगर तुम्हारे पास एक चार्ज Q है, दूसरा चार्ज Q1 है, दूसरा चार्ज Q2 है और इन दोनों में डिस्टेंस जो है R है, तब पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है, कितना होता है पोटेंशियल एनर्जी, जो कि हम वर्क डन के हिसाब से लिखते हैं, या फिर पोटेंशियल एनर्जी। बहुत बार ये एक्सप्रेशन लिखा मैंने और न्यूमेरिकल भी करवाया, होमवर्क भी दिया। कितना होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R, है ना। तो यही वाला एक्सप्रेशन है, इन तीनों पोटेंशियल एनर्जी को अलग अलग से लिखना है इस सिस्टम के लिए, ठीक है। तो देखो इन दोनों के लिए पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू माइनस Q मतलब माइनस Q स्क्वायर बाई R मतलब ट्वाइस प्लस इन दोनों सिस्टम का हो गया, इन दोनों सिस्टम का प्लस लिखा मैंने, माइनस क्यू है तो माइनस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू ट्वाइस है, ठीक है, प्लस के साथ माइनस है, ठीक है। Q इंटू क्यू स्क्वायर और प्लस माइनस माइनस हो गया, ठीक है। तो ये स्क्वायर है, याद रखना। फिर इन दोनों के लिए, इन दोनों का हो गया, इन दोनों का हो गया, अब इन दोनों के लिए तो फिर से प्लस पोटेंशियल एनर्जी 3 वाला टर्म क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये Q प्लस है, ये प्लस है, तो यहाँ पे Q स्क्वायर होगा और ये डिस्टेंस है A, क्लियर है। नेक्स्ट देख लेता हूँ क्या है, देखो Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, ये सारा कॉमन है। अगर मैं Q स्क्वायर बाई, नेक्स्ट स्टेप देखो इसका, ये नेक्स्ट स्टेप है, Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A कॉमन ले रहा हूँ, ठीक है। ये तुम खुद भी कर सकते हो, मैथमेटिक्स से कर दो। अगर कॉमन ले रहे हो तो यहाँ पे होगा माइनस हाफ Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A भी कॉमन है, माइनस हाफ है, यहाँ पे प्लस माइनस फिर से माइनस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे भी माइनस हाफ है, प्लस Q स्क्वायर बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट A, यहाँ पे तो सिर्फ 1 है, माइनस हाफ मतलब माइनस 1 प्लस 1 मतलब 0, मतलब पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, नेक्स्ट स्टेप कितना होगा 0, ठीक है। तो इस सिस्टम के लिए जो तुम्हें निकालने के लिए कहा था पोटेंशियल एनर्जी, वो कितना निकला 0, ठीक है। चलो और एक प्रॉब्लम कर रहे हैं, ये लिख लो अगर लिखना चाहते हो तो, पॉज करके या फिर बैक करके लिख लो, मैंने रख कर दिया। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम ऐसा है, इक्विलैटरल ट्रायंगल, मान लो ये A है, ये A है और ये भी A है, ठीक है। इसका वर्टिसेस में एक चार्ज है प्लस Q प्लस 3Q और यहाँ पे है मान लो XQ, ठीक है। तो क्वेश्चन को समझो, ये तुम्हारा होमवर्क होगा। अभी एक प्रॉब्लम जो करवाया इसी की तरीके से करना है, बट यहाँ पे क्वेश्चन को समझ लो कि तुम्हारे पास ये सिस्टम है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, ये साइड जो है A है, ये वाला साइड इक्विलैटरल ट्रायंगल है, सारा साइड सेम होगा। वर्टिसेस में जो चार्जेस है वो देखो कैसे है, इसमें प्लस Q है, इसमें प्लस 3Q और इसमें है XQ, ठीक है। अब तुम्हें क्वेश्चन ये पूछा गया कि फाइंड द वैल्यू ऑफ X, मैं इसे लिख देता हूं इस सिस्टम के लिए, इस सिस्टम के लिए फाइंड द वैल्यू ऑफ X if the potential energy of the system is 0। ये सिस्टम का जो पोटेंशियल एनर्जी होगा उसका वैल्यू कितना होगा 0, तब x का वैल्यू कितना होगा। देखो मैंने यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे प्लस लिखा, यहाँ पे वैसे कुछ नहीं लिखा तो तुम समझ रहे हो कि प्लस है, बट जब तुम x निकालोगे तो x का वैल्यू, यहाँ पे तो प्लस है, तो x का वैल्यू अगर नेगेटिव होगा तो प्लस बनने से ये नेगेटिव चार्ज हो जाएगा, अगर x का वैल्यू पॉजिटिव होगा तो ये तो पॉजिटिव चार्ज होगा।
तो अभी वैसे पता नहीं चल रहा है कि ये जो चार्ज है इसका वैल्यू पॉजिटिव है या नेगेटिव है। ठीक है, वो तो बाद में पता चलेगा। तुम करना इसको और मुझे कमेंट में बताना कि एक्स का वैल्यू इस सिस्टम के लिए कितना हो रहा है, अगर इसका पोटेंशियल एनर्जी कितना है, 0 है। कैसे करना है वो वैसे एक तरीका मैंने दिखा दिया। ठीक है, तो तुम खुद से कर लो और मुझे जरूर कमेंट में बताना। चलो नेक्स्ट और एक प्रॉब्लम कर रहे हैं। बहुत सारा प्रॉब्लम मैंने करवाया है, बहुत सारा कमेंट में तुम बताते हो आंसर, बट बहुत बच्चे बताते भी नहीं है, फिर भी तुम खुद से कर लेना। चलो नेक्स्ट एक क्वेश्चन देखो। मान लो तुम्हारे पास एक सिस्टम है, कुछ ना लिक्विड ड्रॉप्स, बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप्स है, बहुत सारे लिक्विड ड्रॉप्स है, सारा जो है ना आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स है और उसका रेडियस जो है आर है। और मैं बता रहा हूं यहाँ पे n नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स। ठीक है, ऐसे लिख दो, हैविंग सेम रेडियस ब्रैकेट में स्मॉल आर। ठीक है, तो तुम्हारे पास n नंबर ऑफ आइडेंटिकल लिक्विड ड्रॉप्स है और एक इंफॉर्मेशन है तुम्हारे पास कि सारे में जो चार्ज है ना Q है, सारे का चार्ज कितना है, Q है, सारे में चार्ज Q है। अब क्वेश्चन ये है कि अगर ये सारा लिक्विड ड्रॉप्स मिल गया, कितना लिक्विड ड्रॉप्स है, तो n नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स है, सारा लिक्विड ड्रॉप अगर मिल गया ना, तो जो बड़ा एक ड्रॉप होगा, ये सारे को मिला दोगे तो ऐसे करके एक बहुत बड़ा एक सिस्टम हो गया। मान लो इतना बड़ा एक सिस्टम हो गया, हैविंग रेडियस r, कैपिटल आर। तो तुम्हें कह रहा है कि इन सारे को तुमने मिला दिया, इन सारे n नंबर को मिला दिया ऐसे करके, अब तुम्हारे पास एक बड़ा ऐसे स्फीयर हो गया, लिक्विड ड्रॉप, बड़ा एक लिक्विड ड्रॉप हो गया। इतना ड्राइंग करने की जरूरत है नहीं बेकार में। बड़ा एक लिक्विड ड्रॉप हो गया जिसका रेडियस है r। ठीक है, तो ये जो बिगर लिक्विड ड्रॉप है, एक सिंगल लिक्विड ड्रॉप है जिसका रेडियस r है, तो उसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल कितना होगा। क्लियर है? क्वेश्चन अगर क्लियर ना हो तो फिर से बता रहा हूं कि तुम्हारे पास n नंबर ऑफ लिक्विड ड्रॉप्स है आइडेंटिकल, सारा रेडियस कितना बता दिया, स्मॉल r। इन सब ने ना, इन सब का कॉम्बिनेशन होके एक बिगर लिक्विड ड्रॉप बना जिसका रेडियस कितना है, कैपिटल आर। एक कॉमन सेंस यूज करो, इसमें चार्ज कितना होगा, तो चार्ज n इंटू क्यू होगा, सिंपल बात है। इसका टोटल चार्ज कितना होगा, n क्यू होगा, है ना। क्लियर है? तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, पोटेंशियल का एक्सप्रेशन क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू। मान लो इस पूरा चार्ज है क्यू, क्यू बाई ये वाला डिस्टेंस आर है। इसका पोटेंशियल निकालने के लिए कहा तो यही होगा। तो देखो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये आर है और यहाँ पे क्यू की जगह पे लिखूंगा एन क्यू। ठीक है, क्लियर है? अब देखो ये जो आर है ना, इसको मैं निकाल सकता हूं, कैसे? देखो यहाँ पे जो तुम्हारे पास बिगर लिक्विड ड्रॉप बना है, यहाँ पे जो मेरे पास बिगर लिक्विड ड्रॉप बना है जिसका रेडियस r है, इसका वॉल्यूम कितना, इसका वॉल्यूम होगा 4/3 पाई r क्यूब। और ये वॉल्यूम किसका होगा, ये वॉल्यूम होगा n, एक इसमें यहाँ पे जो एक लिक्विड ड्रॉप है इसका वॉल्यूम कितना है, 4/3 पाई स्मॉल r क्यूब, है ना। बट इसके साथ अगर मैं n मल्टीप्लाई कर दूं तो n मल्टीप्लाई करने की वजह से तो इतना हो रहा, समझ रहे हो ना। तो ये कहना चाहता हूं कि यहाँ पे तुम्हारे पास ये है रिलेशन इस रेडियस के साथ स्मॉल r का। ठीक है, वैसे हमें क्वेश्चन क्या पूछा था, वैसे हमें क्वेश्चन पूछा था अगर हमारे पास r गिवन है, अगर r देखो r अगर गिवन होता ना 2 सेंटीमीटर या कुछ गिवन होता तो मैं यहाँ पे डायरेक्ट लिख देता। ठीक है, बट इस प्रॉब्लम को और एक्सटेंड कर सकता हूँ कि मेरे पास ये स्मॉल r भी तो दिया हुआ है ना, तो इसको रिप्लेस कर सकता हूँ यहाँ पे, तो इसलिए मैं पूरा ये कर रहा हूँ। बाकी अगर तुम्हारे पास ऐसे मेंशन कर रहा है कि कैपिटल r है इसका रेडियस, तो इतना तुम आंसर देने से हो जाएगा, क्वेश्चन मतलब गलत नहीं होगा। बट तुम्हें ये कहता है, मान लो तुम्हें ऐसे कहता है कि
हाँ, ऐसे अगर तुम्हें कहता है कि मान लो ये जो बिगर रेडियस है ना, बिगर रेडियस का जो पोटेंशियल है, इसको मैं ऐसे लिखूं लार्ज, और डिवाइडेड बाय स्मॉल रेडियस का जो पोटेंशियल है, इन दोनों का रेशियो कितना है। ठीक है, अगर ऐसे क्वेश्चन होता है तो मैं आर को रिप्लेस कर दूंगा। ठीक है, वैसे मैंने पहले क्वेश्चन ये बताया कि व्हाट इज द पोटेंशियल, तो इतना आंसर करेक्ट होगा, बट इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके मैं आर को हटाना चाहता हूँ और रेशियो के फॉर्मेट में लाना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम क्वेश्चन को ऐसे भी लिख सकते हो। ठीक है, तो तुम्हें पता चलेगा कि कैसे इन दोनों का रेशियो लेना है। तो मैंने डायरेक्ट वी लार्ज वाला का एक्सप्रेशन निकाला हुआ है। अब इस आर को मैं रिप्लेस करने वाला हूँ। मान लो मुझे फाइनली ये निकालना है, रेशियो बिटवीन द पोटेंशियल ऑफ द बिगर ड्रॉप टू द स्मॉलर ड्रॉप। ठीक है, तो इसके लिए मेरे पास ये फॉर्मूला है कि इसका वॉल्यूम जो होगा एन इंटू सिंगल लिक्विड ड्रॉप का, सिंगल लिक्विड ड्रॉप का वॉल्यूम इंटू एन से मल्टीप्लाई करोगे तो ये होगा। तो इसमें होगा क्या, 4/3 पाई कट जाएगा, तो तुम्हारे पास होगा आर क्यूब इक्वल टू एन स्मॉल आर क्यूब। तो आर कितना होगा, आर होगा एन टू द पावर 1/3 और ये आर। तो ये रिलेशन आ गया मेरे पास कैपिटल आर का, तो यहाँ पे मैं पुट कर सकता हूँ। तो मेरे पास वी एल कितना हो जाएगा, देखो एन क्यूब डिवाइडेड बाई, ये रब कर दूं, एन क्यूब, ये एन क्यूब डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। आर का वैल्यू हो जाएगा तुम्हारे पास एन टू द पावर 1/3 इंटू आर। क्लियर है, यहाँ पे थोड़ा सा और मैथमेटिक्स कर दो, ये एन ऊपर जाएगा, ये एन टू द पावर 1/3 तो 1 माइनस 1/3 हो जाएगा। यहाँ पे रहेगा तुम्हारे पास क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। तो इसको थोड़ा सा और कर दो, इसको थोड़ा सा और कर दो, तो ये हो जाएगा इक्वल टू एन टू द पावर 3, ये हो जाएगा 2/3 क्यूब बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। ठीक है, ये तुम्हारे पास वी एल का वैल्यू आ गया। तो तुम्हें वी स्मॉल का वैल्यू कितना है, वी स्मॉल का वैल्यू कितना है, वो तो इतना ही होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, किसी एक का चार्ज क्यू था और इसका रेडियस था आर, तो ये होगा वी स्मॉल का वैल्यू, है ना। वी जो लार्ज था उसका वैल्यू कैसे लिखा था, टोटल चार्ज क्यू लिखा था, वहां पे एन क्यू लिखा था और उसका रेडियस आर था, यहाँ पे आर लिख दिया था। बस स्मॉल का कितना होगा, इतना ही होगा, एक ही का इतना होगा, एक स्मॉल का। ठीक है, तो तुम्हें क्या निकालना है, वी एल बाई वी एस, ये निकालना है, रेशियो निकालना है ना। तो एक चीज तुम गौर करो, इस एक्सप्रेशन में देखो कि q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, यहाँ पे तो आ रहा है ना, q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर, ये तो इसका वैल्यू है, vs का वैल्यू q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर। मतलब ये जो vl है, ये जो vl है, ये रब कर दूं, देखो यहाँ पे लिख रहा हूं, ये जो vl है इसका वैल्यू है n टू द पावर 2/3 इनटू ये जो क्वांटिटी है ये क्या है, vs है ना, ये vs है। अब तुम समझ गए हो, तो फिर vl बाई vs कितना हो गया, n टू द पावर 2/3। बस ये तुम्हारे पास आंसर आ गया।